Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine with all your family members and you are trying to come to school also. ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों में से हम लोग आप लोगों को अब देख पाएंगे आमने सामने कुछ बच्चों को, लेकिन सारे बच्चे अभी भी स्कूल नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस तो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो मैं एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से आपके सामने हूँ और मैंने लास्ट वीक में आपको संस्कृत के 2 टॉपिक ख़त्म किए थे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पहले पुराना हमने क्या पढ़ा। हमने संस्कृत के 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट किए लास्ट वीक, एक महामना मालवीय और दूसरा पंचशील सिद्धांता। दोनों चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिए, आप सारे बच्चे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। अब आपका संस्कृत और गद्य का पोर्शन एक एक चैप्टर को छोड़ के कंप्लीट हो चुका है और जो ये बच्चे हैं B1, B2 और कॉमर्स के बच्चे हैं उनका संस्कृत का पूरा पोर्शन हो चुका है। केवल आर्ट साइड वाले बच्चों का मुझे लेसन लेना है, उनको मैं सेपरेट वीडियो भेजूंगी। आज मैं आपको थोड़ा सा पोयम की ओर ले चलती हूँ, क्योंकि इस बीच हमने प्रोज पढ़ी और उसके बाद कहानी पढ़ी, उसके बाद फिर संस्कृत से शुरू किया। हाफ ईयरली के बाद आपका फिर प्रोज का चैप्टर लिया, फिर संस्कृत कहानी पढ़ाई और फिर संस्कृत पढ़ाई, और इस बीच में पोयम का पोर्शन थोड़ा सा मतलब पोयम का पार्ट, पोर्शन नहीं, पोर्शन तो टचवुड हमारा सही जा रहा है, लेकिन पोयम का पार्ट हमारा थोड़ा सा पीछे छूटा है, तो उसको हम लोग थोड़ा अलग हो गया है, वो अपार्ट हो गया है। तो इसलिए पोयम आज मैं शुरू करूँगी। पोयम है भी, अब एक्चुअली देखा जाए तो हमारा पोयम ही मेन बच रहा है, तो पोयम भी हमारा साथ में ही चलता रहे तो वो सही भी रहेगा। तो इसलिए हम आज आपको, जो मैंने आपको इसके पहले पोयम के पोर्शन की बात करती हूँ थोड़ा सा, कि पोयम में मैंने आपको इसके पहले श्रद्धा मनु पढ़ाया था, है ना। इसके पहले मैंने पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप और श्रद्धा मनु पढ़ाया था। तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है कि क्या चीज़ें आपके पोर्शन में हैं और क्या चीज़ें कट गई हैं, और आपको सिलेबस लिखने को भी कहा था, तो ये आपने भी किया होगा। इसके बाद देखिए, अब हमारे एक पोर्शन में है सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार और बापू के प्रति। ध्यान से सुन लीजिए, सारे सेक्शंस के बच्चों को, और सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चों को, मतलब जो जनरल हिंदी है और जो साहित्यिक हिंदी है, दोनों ही बच्चों को सुमित्रानंदन पंत पढ़ना है। और इसमें 2 पोएम्स दोनों बच्चों को पढ़नी है, जो कि एक आपका नौका विहार है। क्या है? एक नौका विहार है और दूसरा जो है वो बापू के प्रति है। एक नौका विहार है और दूसरा बापू के प्रति है। परिवर्तन पोएम दोनों तरह की हिंदी से काट दी गई है। जो रिड्यूस सिलेबस आया है कोविड की वजह से, उसमें परिवर्तन पोयम जो आपकी बुक में दी है वो दोनों ही जगहों से काट दी गई है। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बेटा, इज इट ओके? डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, वो पोयम आपके पोर्शन से काट दी गई है। ठीक है, तो हम लोग अब पंत की, अर्थात सुमित्रानंदन पंत की 2 पोएम्स पढ़ेंगे, एक नौका विहार और दूसरा बापू के प्रति। अब आपसे थोड़ा सा मैं इसके रिगार्डिंग बात करूंगी कि जब हम कवि शुरू करते हैं तो थोड़ा सा जीवनी के पॉइंट्स आपको मैं बता देती हूँ। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग सुमित्रानंदन पंत की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत की जो जीवनी है आपकी, उसमें आपको पता है कि जैसे कि कुछ चीज़ों में आपको कुछ क्वेश्चंस आपने 9th, 10th और 11th में भी सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पढ़े हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो कोमल और सुकुमार कवि कहे जाते हैं, सुकुमार भावनाओं के कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के कवि कहे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या है कि जो सुमित्रानंदन पंत हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, या छायावाद में प्रकृति की कोमल भावनाओं को किसने व्यक्त किया है। तो इन सब का जवाब एक ही है, सुमित्रानंदन
पंत। तो जनरल जानकारी जो सुमित्रानंद पंत की है वो आपके पास है, लेकिन यहाँ चूंकि सुमित्रानंद पंत आपको पोर्शन में एक कवि के रूप में पढ़ना है, तो इसकी जीवनी आपको थोड़ी सी अच्छे से आनी चाहिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट जीवनी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम जन्म और मृत्यु की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए बेटा कि इनका जन्म जो है वो 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौसानी गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौसानी गांव में हुआ था। और जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी मां का निधन हो गया था, जो कि इनके जीवन की एक बुरी घटना रही इनके पैदा होते ही। और इनके पिता का नाम जो है वो गंगादत्त पंत था। इनकी आरंभिक शिक्षा जो है इन्होंने पूर्ण की, और उसके बाद 1919 ईस्वी में ये प्रयाग में म्योर सेंट्रल कॉलेज, क्या नाम है कॉलेज का? म्योर सेंट्रल कॉलेज। इस कॉलेज में ये अध्ययन के लिए प्रवेश इन्होंने लिया, म्योर सेंट्रल कॉलेज में सन 1919 में। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने पार्ट लेने के लिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सुमित्रानंद पंत जी ने अपना ये कॉलेज जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने एक और भी काम शुरू किया। उसके बाद इनकी हम सीधे उसके बाद के कार्य में आते हैं। तो इन्होंने, पंत जी ने जो इलाहाबाद से एक पत्रिका निकलती थी, प्रगतिशील विचारों की पत्रिका थी रूपाभा में इन्होंने कुशल संपादन रूपाभा पत्रिका का किया, और अनेक वर्षों तक ये आकाशवाणी के उच्च पद पर भी आसीन रहे। तो मैंने दो चीज़ें इनके बारे में बताई कि एक तो इलाहाबाद से प्रकाशित रूपाभा पत्रिका में ये संपादन की दृष्टि से जुड़े, और दूसरा इन्होंने काफ़ी समय तक आकाशवाणी के उच्च पद पर काम किया, और इन्होंने अपना जीवन जो है वो पूर्ण रूप से माँ भारती के या माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित किया। ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये अविवाहित रहे, आजीवन ये अविवाहित रहे। और कविता में इनकी जो रुचि थी वो बाल्यकाल से ही थी। इन्होंने कला और बूढ़ा चाँद पर इनके कुछ पुरस्कारों के बारे में बात कर लें। इनको कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद लोकायतन पर इनको सोवियत पुरस्कार मिला, और चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मैं फिर से रचनाओं के नाम बता दे रही हूँ कि कला और बूढ़ा चाँद नामक जो इनकी रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर लोकायतन पर इन्हें सोवियत और चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए, और भारत सरकार ने भी इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। और जो इनकी मृत्यु थी वो 29 दिसंबर 1977 को हुई। अब इनके साहित्यिक परिचय के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ तक आपको इनका जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू द आंसर। इसके बाद जो साहित्यिक परिचय है इनका, तो सबसे पहला साहित्यिक परिचय तो बेटा यही है कि इनको प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो कहा जाता है, और इसके क्षेत्र में ये, काव्य क्षेत्र में ये पधारे थे, और इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का और प्रकृति की दिव्यता का और प्रकृति की जो अज्ञेय शक्ति, अजेय शक्ति है, उसका भी अपने विचारों से उसके दर्शन किए, और प्रकृति को काफ़ी करीब से इन्होंने पहचाना। प्रकृति को जो है इन्होंने काफ़ी करीब से जाना और पहचाना, और बाद में धीरे धीरे चल करके इनके विचारों में दार्शनिक पुट भी आया। स्टार्टिंग जो इन्होंने अपनी कविताओं की ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके जीवन परिचय में, कि स्टार्टिंग इन्होंने प्रकृति के अंतर्गत ही की, प्रकृति चित्रण ही किया, लेकिन बाद में इन्होंने दार्शनिक पुट भी इनकी कविताओं में आ गया। और इनके जो मुख्य काव्य प्रतिभा थी वो ये थी कि इनकी एक तो सशक्त भावाभिव्यक्ति, क्या चीज़? सशक्त भावाभिव्यक्ति। फिर विपुल शब्द संपदा, शब्द भंडार बहुत ग्रेट था इनका। शब्द भंडार जो था वो विपुल शब्द संपदा से ये परिचित थे। इनके पास शब्दों का अमूल्य और अथाह भंडार था, और सार्थक शिल्प विधान भी इन्होंने किया।
उनके जो लोकायतन और चितंबरा, ये जो 2 काव्य हैं, ये पुरस्कृत भी हुए, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि चितंबरा में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये। इन्होंने नाटक, कहानियाँ, लेखन सामग्री सब पर अपनी लेखनी चलाई, लेकिन जो इनकी जो मेन काम था वो इनका काव्य परिचय ही है। जो इनका मेन कार्य था वो कविता लिखना ही इनका मेन काव्य परिचय है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप ये इसमें हम थोड़ा सा इनके काव्य के बारे में, काव्य की रचनाओं के बारे में आपको बता दें कि काव्य रचनाओं में इन्होंने वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चितंबरा, ये इनकी मुख्य काव्य रचनाएं रहीं। मैं फिर से एक बार नाम बता दे रही हूँ आपको। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण भूमि, उत्तरा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चितंबरा। इनकी काव्य रचनाओं में ये कहा जाता है कि युगवाणी में इन्होंने, ये इनकी काव्य रचनाओं के बारे में मुख्य रूप से कहा जाता है कि युगवाणी में इन्होंने छायावाद का वर्णन किया, और फिर युगांत लिख के इन्होंने अपनी ही कविताओं में छायावाद का अंत करके और फिर ये अपनी दूसरी विचारधारा से जुड़ गए। ठीक है, ये मतलब छायावाद के बाद ये प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ गए और छायावाद के बाद प्रगतिवाद शुरू भी हुआ है, ये भी आपको पता है। तो युगांत इनकी एक ऐसी रचना थी जिसमें इन्होंने छायावादी काव्य के बाद प्रगतिशील विचारों का भी इंट्रोडक्शन लोगों को दिया, उसकी प्रस्तावना एक तरह से इन्होंने लिख दी। नाटक इनकी जो है वो ज्योत्सना, इनके लिखे नाटक जो हैं वो ज्योत्सना, परिक्रीड़ा रानी आदि हैं, ज्योत्सना और परिक्रीड़ा रानी। उसके बाद इन्होंने हार उपन्यास भी लिखा और 5 कहानियों का एक कथा संग्रह भी प्रकाशित किया। इनका एक 5 कहानियां नामक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ और हार कथा साहित्य इन्होंने लिखा। तो ये इनका कुल मिलाकर के साहित्यिक परिचय है कि कुछ रचनाओं पर इन्हें अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए। चितंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसके बाद इनको पद्म भूषण भी दिया गया जो है। तो और उसके बाद इन्होंने, इनकी रचनाओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब इनकी जो भावपक्षीय विशेषताएं हैं, मतलब जो काव्यगत विशेषताएं हैं, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक भावपक्षी विशेषताएं और एक कलापक्षी विशेषताएं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो सबसे पहले तो यही है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, सौंदर्य के उपासक हैं और कोमल अनुभूतियों के जो हैं वो सफल चितेरे कवि कहे जा सकते हैं। छायावाद के 4 मुख्य आधार स्तंभ कवियों में इनका नाम है। प्रगतिवाद के पोषक कहे जाते हैं और श्री अरविंद दर्शन के जो व्याख्याता भी कहे जाते हैं। ये श्री अरविंद दर्शन से बाद में ये प्रभावित हुए थे, जो मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि इनके रचनाओं में बाद में दार्शनिक पुट आने लगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये अरविंद दर्शन से भी प्रभावित थे। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी आती हैं भावपक्षी विशेषताएं। तो भावपक्षी विशेषताओं में एक तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये छायावाद के प्रतिनिधि कवियों में आते हैं। तो इनकी कविता जो है वो अनेक मोड़ों को पार करती हुई, छायावाद के अनेक मोड़ों को पार करती हुई और प्रगतिशील रही है, और प्रकृति से लेकर के ईश्वर, मानव, संसार के विभिन्न क्षेत्रों में भी इन्होंने झांका है अपनी पोएम्स के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से। और जो इनकी विचारधारा है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र विचारधारा के ये धनी थे, और इसी के अनुसार, इस स्वतंत्र विचारधारा के अनुसार ही इन्होंने भगवान मतलब ईश्वर, जीवन, सुख दुख की मीमांसा, प्रकृति, रहस्यवाद, समाज, देश आदि अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनको ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास था और इनकी एक बहुत फेमस लाइन कही जाती है, ईश्वर पर चिर विश्वास
मुझे, ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कही जाती है। इसके बाद चलिए कुछ इनकी विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनका प्रकृति चित्रण जो है वो, एक तो ये प्रकृति के सुकुमार जो कवि कहे जाते हैं, इसके पीछे इनका जो जीवन यापन था उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि ये बचपन से प्रकृति के ही सुरम्य प्रांगण में इनकी क्रीड़ा हुई। इनकी क्रीड़ा स्थली जो थी, क्रीड़ा स्थली मतलब जब ये खेलने की उम्र थी तो ये अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में इनका लालन पालन हुआ। तो वो प्रकृति और पंत जो हैं उससे ऐसा लगता है कि दोनों एक रूप हो गए हैं। और प्रकृति के लिए इनका जो प्रकृति प्रेम है वो हर जगह, हर कविता में आपको परिलक्षित होगा। इवन अभी भी जो हम आपको नौका विहार पढ़ाएंगे उसमें भी पहले इन्होंने प्रकृति चित्रण किया है और बाद में भी इन्होंने पोयम के दौरान आप देखेंगे कि प्रकृति चित्रण ही किया है। इसके अलावा जो पोयम आपकी कट गई है, परिवर्तन, मतलब मुझे एक तरह से दुख है कि वो पोयम कट गई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत पोयम थी जो हम लोग बच्चों को हर साल पढ़ाते थे, परिवर्तन। उसमें उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति के जीवन में, मतलब हम सब व्यक्तियों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, और इसके लिए उन्होंने प्रकृति की ही सहायता पूरी तरह से ली थी। तो वो एक बहुत ही फिलोसफिकल पोयम भी थी। और जो आप अभी पोयम पढ़ेंगे नौका विहार, इसमें भी आप देखेंगे कि कहाँ वो प्रकृति चित्रण से शुरू करते हैं और फिर कैसे वो मनुष्य के जीवन तक आते हैं और कैसे अचानक से उनकी जो ये है विचारधारा है वो अचानक से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाती है। अचानक से कैसे वो दार्शनिक विचारधारा से जुड़ जाते हैं, ये भी आप नौका विहार में देखेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति के ही सुरम्य वातावरण में चूंकि इनका बचपन बीता, तो इन्होंने प्रकृति पर बहुत अधिक रचनाएं की। प्रकृति को अपने से अलग रखने की और सत्ता जो है वो रखने की ये सोच भी नहीं सकते। प्रकृति की जो वो है सोच है जो इनकी, वो प्रकृति से अलग होने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। और इससे संबंधित मुझे एक पोयम याद आ रही है जो हम लोगों को हमारे सर ने पढ़ाई थी, कि प्रकृति से इनका इतना प्रेम था कि ऐसा कहा जाता है कि अगर इनके सामने कोई है, क्योंकि प्रकृति और साहित्य में जो है वो प्रकृति और प्रकृति के साथ साथ या प्रकृति के बाद कुछ लोग रखते हैं और कुछ लोग प्रकृति के भी पहले रखते हैं स्त्री। इन दोनों के सौंदर्य को ही हिंदी साहित्य में पराकाष्ठा मिली है। बल्कि हिंदी साहित्य नहीं, हम संस्कृत साहित्य में भी ये चीज़ कह सकते हैं कि प्रकृति और स्त्री, इन दोनों के ही साहित्य को जो है वो पूरी पराकाष्ठा जो है वो मिली है सौंदर्य में, साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन स्त्री का सौंदर्य भी इनको मोहित नहीं कर पाता। इनकी बहुत अच्छी 4 लाइन की पोयम है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि छोड़ ध्रुवों की शीतल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। छोड़ ध्रुवों की शीतल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा लूं मैं लोचन। ये पोयम मैंने आपको कभी जब, अगर जो बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा होगा 11th में या 10th में, उनको मैंने ये पोयम कभी बताई भी होगी। तो ये पोयम इनकी बहुत ही एक फेमस पोयम है। और प्रकृति जो है वो, प्रकृति का चित्र उकेरने में ये बहुत अधिक, जैसे एकदम ऐसा प्रकृति के वर्णन में इतना अधिक डूब जाते हैं कि लगता है कि इनकी जो भाषा है उसने पूरा चित्र खींच दिया है। जैसे एक पोयम है इनका, बांसों का झुरमुट संध्या का चुटपुट है, चहक रही चिड़िया ट्वी ट्वी टुट टुट। तो बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, चहक रही चिड़िया ट्वी ट्वी टुट टुट। और इसके अलावा जो आप अभी पोयम पढ़ेंगे ये नौका विहार, तो इसमें भी जो इन्होंने स्टार्टिंग की लाइन कही है, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। तो ये भी पूरी तरह से प्रकृति वर्णन की ही पोयम आपके कोर्स में भी है। तो प्रकृति वर्णन इनके काव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ठीक है। फिर दूसरा आप इनकी कविताओं में जो मेन चीज़ पाते हैं वो है रहस्यवाद।
कि इनको ऐसा लगता है कि ये प्रकृति जो हलचल मचाती है इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का आभास जो है वो इनको निरंतर होता रहता है, कि कोई अदृश्य शक्ति है जो कि इस पूरी प्रकृति के पीछे कार्य कर रही है, और उसको जानने की जो जिज्ञासा इनके मन में है प्रकृति को जानने की, वही इनके काव्य को रहस्यवादी भी बना देती है। प्रकृति को जानने की जो जिज्ञासा है वही इनके काव्य को रहस्यवादी भी बना देती है, और प्रकृति के वैभव को देख करके एक तरह से बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और इसीलिए इनको लगता है कि इस प्रकृति के पीछे कोई अतीन्द्रिय सत्ता जो है वो निरंतर कार्य कर रही है, और इसी को वो अपनी कल्पना का रंग भी देते हैं। उसके बाद प्रगतिशील विचारधारा भी इनके काव्य का एक मुख्य तत्व है, कि जो इनकी विचारधारा है वो, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, प्रगतिशील है। इनकी जो विचारधारा है वो निरंतर बदलती रहती है, और प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ ये मनुष्य को भी निहारते हैं और मनुष्य के प्रगतिवाद में जाकर के पहुंच जाते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हिंदी में जो प्रगतिवाद के प्रवर्तक भी आप इनको कह सकते हैं, कि वैसे तो इनको हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी, प्रगतिवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका ये मत है कि जो इस दुनिया में जो किसान और मजदूर हैं, दो लोग, एक किसान और एक मजदूर, यही वास्तव में क्रांति के अग्रदूत हैं। लेकिन जो उनकी जो वर्तमान दशा, मतलब उन्होंने उस समय जो दशा देखी थी उसको देख करके वो बहुत अधिक निराश भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद मानवता का पोषण करना भी इनके काव्य का एक मुख्य गुण है, कि मनुष्य को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के चितोरे कवि तो कहे ही जाते हैं, प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के चितेरे कवि तो कहे ही जाते हैं, और विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति मान करके ये मनुष्य को जो है वो बहुत ही ऊपर रखते हैं, और एक तरह से मानवता विश्वास का, मनुष्य पर मानवता रूपी विश्वास का शंख सा फूंकते हैं, ये शंख बजाते हैं। और जैसे इनका बहुत सुंदर भी एक लाइन भी है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये कहते हैं कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो एक तरफ जहाँ ये प्रकृति को अभी आपके इसके पहले मैंने बताया था कि जहाँ ये एक तरह से ये लिख रहे हैं कि छोड़ द्रुमों की शीतल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा लूं मैं लोचन, वहीं पंत ये भी लिख रहे हैं सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, ये भी वो लिख रहे हैं। फिर देश प्रेम की एक अनोखी ललक इनके काव्य में दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात है कि देश प्रेम की जो ललक है वो इनके काव्य में स्वाभाविक रूप से देश प्रेम की गूंज दिखाई देती है। लेकिन ये देश की जो वर्तमान दशा, जिस समय ये थे 1900 से 1977 है इनका, तो मेरे ख्याल से इनका जो काव्य रचना काल है वो 1919 1920 से शुरू हुआ होगा। तो इसमें जो इन्होंने अपने देश की जो वर्तमान उस समय की जो दशा, वर्तमान दशा जब मैं देश की बात कर रही हूँ, तो उस समय पंत के समय में जो तो देश प्रेम की भी बात इनके काव्य में देखी जा सकती है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो वर्तमान दशा, इनके समय की जो वर्तमान दशा थी, वो देश प्रेम की बात जो है वो भी इनके काव्य में देखी जा सकती है। फिर एक और बात है कि इनकी जो कविताएं हैं वो प्रेम भावना से बहुत अधिक भरी हुई हैं। ये लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना भी इनके काव्य में हुई है। आपने शायद वो पंक्ति सुनी होगी, वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला होगा उसके गान, वियोगी होगा पहला कवि आ से निकला होगा गान, चुपचाप नयनों से उमड़कर बही होगी कविता अनजान। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कवि सुमित्रानंद पंत के द्वारा ही लिखी गई है। चुपचाप नयनों से उमड़कर बही होगी कविता अनजान, तो ये इन्हीं के बारे में काव्य कहा गया है। फिर बात आती है रस की। तो जो रस है इनकी कविताओं में, इन्होंने जो कविताएं
लिखी हैं वो स्वाभाविक रूप से इनके मुख से या इनकी कलम से निकलती हैं। तो इन्होंने किसी रस को ध्यान में रख करके रस की रचना करने के या रस के आधार पर कविता रचना इनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनके प्रेम परक काव्य हैं उनमें श्रृंगार रस, और जो प्रगतिवादी काव्य और प्रकृति का काव्य है इसमें श्रृंगार रस, और जो प्रगतिवादी काव्य है उसमें करुण रस के दर्शन हमें होते हैं। और जो श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षी इनके में दिखाई देते हैं। तो ये सारी जो है ये भाव पक्षी विशेषताएं हैं। इसके बाद दूसरी आती है साहित्यगत विशेषताओं में कला पक्षी विशेषताएं। तो कला पक्षी में भाषा, शैली, अलंकार या छंद, ये 3 आते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा की अगर बात करते हैं तो इनकी जो भाषा है वो कोमलकांत पदावली से संयुक्त खड़ी बोली है। कौन सी है? कोमलकांत पदावली से संयुक्त खड़ी बोली है। कुछ शब्दों का प्रयोग इन्होंने मनमाने ढंग से उसमें स्वतंत्रता पूर्वक किया है, और कुछ शब्द जो हैं वो विशेष रूप से इन्होंने प्रयोग किए हैं। जो ये लिंग का निर्णय है वो शब्द के अनुसार प्रायः बदलते रहते हैं, कि जैसे मतलब अगर स्त्रीलिंग है तो उसको पुरुष बना दिया, और यदि कोई चीज़ है जैसे मान लीजिए झूला है तो झूला झूल रहा है, झूला लगा हुआ है ना, तो घर में झूला लगा हुआ है या पेड़ पर झूला पड़ा हुआ है, तो इसको अगर इनका मन है तो वो उसको स्त्रीलिंग शब्द में भी बदल देते हैं। ये आप इनके काव्य में देखेंगे। संस्कृत के तत्सम शब्दों का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम शब्द इनके काव्य में बहुत जगह दिखते हैं, लेकिन इनके काव्य की विशेषता ये है कि जब संस्कृत के तत्सम शब्द हम काव्य में या गद्य में देखते हैं तो उससे जो पढ़ने में क्लिष्टता आ जाती है, भाषा जो है वो क्लिष्ट हो जाती है, दुरूह हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी जो खासियत है वो इनकी भाषा का सौंदर्य किसी भी तरीके से नष्ट जो है वो नहीं हुआ है। और कई ऐसे प्रचलित शब्द इन्होंने ब्रज भाषा के प्रयोग किए हैं। जैसे अभी आप जो पोयम पढ़ेंगे ये नौका विहार, तो इसमें जैसे आएगा शब्द तो मैं बताऊंगी, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तो इनकी यही कोमलकांत पदावली कही जाती है, इसमें एक पद सा इन्होंने बना दिया है, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तो यही जो माधुर्य गुण है ये इनकी भाषा में, इनकी कविता में आया है, और यही गंभीर रूप धारण कर लेता है परिवर्तन पोयम में। लेकिन परिवर्तन पोयम अब आपके कोर्स में नहीं है। हालांकि आप लिख सकते हैं, आपको जीवनी में, बुक में भी कुछ बुक्स में जो जीवनी है वो लिख सकते हैं आप, जो उसमें जो स्टार्टिंग की लाइन्स हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन व सुवर्ण का काल, तो भूतियों का दिगंत छवि जाल। तो ये कविता भी आपको इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि कैसे इनकी भाषा जो है वो अपनी संपूर्णता में हमारे सामने आती है। मैं फिर से एक बार लाइन बता दे रही हूँ, कृपया नोट कर लीजिए। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इनकी जो शैली है वो अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला के कवियों से प्रभावित होके गीत्यात्मक मुक्तक शैली है। कौन सी शैली है? गीत्यात्मक मुक्तक शैली है, और हिंदी के लिए ये सर्वथा नवीन शैली है। इनकी शैली में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि संगीतात्मकता आती है, सरलता है, समरसता है, मधुरता है, व्यंजना शक्ति की प्रधानता है, लाक्षणिकता है, विम्ब प्रधान शैली में लिखते हैं, प्रतीकात्मकता भी इनकी शैली में है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि इनकी शैली में संगीतात्मकता, सरलता, समरसता, मधुरता, व्यंजना शक्ति की प्रधानता, लाक्षणिकता, बिंब विधान और प्रतीकात्मकता आदि इनकी शैली में आता है। नवीन अलंकार का जो प्रयोग छायावादी शैली में किया गया, नवीन अलंकारों का प्रयोग वो भी इनके काव्य में पाया जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो अलंकार और छंद हम देखते हैं वो आप ये कह सकते हैं कि पंत जी के जो अलंकार हैं पंत जी के काव्य में, वो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, जो इनकी मुख्य अलंकार है वो मानवीकरण और उपमा है। विशेषण, विपर्यय अलंकार भी होता है। ध्वनि चित्रण आदि इनके कला अलंकारों का मुख्य चीज है। जैसे ध्वनि चित्रण में क्या आएगा, जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था प्रकृति चित्रण में, अलंकारों में ध्वन्यात्मकता का प्रयोग। ध्वन्यात्मकता मतलब कि एक ही वर्ण जो है वो बार बार आएगा। जैसे संध्या का झुरमुट, बांसों का झुटपुट, संध्या का झुरमुट, चहक रही चिड़िया, ट्वी ट्वी टुट टुट, तो इसमें ट ट ट ट बार बार आया ना, तो इसे कहा जाएगा आपका ध्वन्यात्मक प्रयोग। बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, चहक रही चिड़िया, ट्वी ट्वी टुट टुट, तो ये जो चीज आएगी ये आपकी आएगी इसे हम जो है वो आपका ये कह सकते हैं कि भाषा में ध्वन्यात्मक प्रयोग है। तो और इनका जो छंद योजना है वो स्वाभाविक है, प्रवाह और वेग से भरी हुई है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सुमित्रानंद पंत कवि हैं, इनकी जीवनी मैंने आपको अच्छे से बता दी। आप इसको, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और मेरे पॉइंट्स के साथ साथ अपनी आपकी बुक में जो आपकी बुक से कुछ अलग जीवनी, मैंने कुछ अलग पॉइंट्स भी बताए हैं जान करके आपको दूसरी बुक से, अपने नोट्स से बताए हैं, इसलिए कि आप इनकी एक अच्छी जीवनी खुद तैयार करेंगे और उसको अपनी फेयर कॉपी में भी लिखेंगे। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आप मेरे इस वीडियो को दोबारा देखेंगे बेटा और अपनी बुक की जीवनी के साथ साथ उनको मिला के एक बढ़िया नोट्स इनकी जीवनी पर आप ज़रूर तैयार करेंगे, क्योंकि ये आपको इनकी जीवनी बोर्ड में बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो अगर हम एक एट अ ग्लैंस बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भाषा, भाव और कल्पना की दृष्टियों से जो पंत जी हैं वो छायावाद, रहस्यवाद और प्रकृति के उन्नायक कवि होते हुए भी अतीन्द्रिय और अलौकिक कवि के रूप में हमारे बीच में आते हैं। अतीन्द्रिय और अलौकिक कवि के रूप में आते हैं, इसीलिए जो आधुनिक काल के छायावादी कवि हैं उनके ये आधार स्तंभ 4 कवियों में मुख्य हैं और इनका प्रमुख स्थान इसमें है। इसके अलावा जो प्रगतिवादी होते हुए भी ये आध्यात्म काव्य धारा के अकेले कवि हैं। ये भी इनके काव्य की मुख्य विशेषता है कि वैसे तो ये प्रगतिवादी विचारधारा के हैं, लेकिन आध्यात्म काव्य धारा भी इनकी रचना शैली का एक मुख्य अंग है और प्रकृति के कुशल चित्रकार भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो चाहे वो भाव की दृष्टि हो, चाहे कल्पना और चाहे चिंतन की शैली हो, ये आधुनिक साहित्य के शीर्षस्थ कवियों में अपना अभूतपूर्व एवं अद्वितीय स्थान रखते हैं। ठीक है, तो इसको मिला करके आप एक नोट्स तैयार करिएगा और फिर नेक्स्ट टर्न पे हम आपको इनकी नौका विहार शुरू करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे। आज चूंकि मैंने आपको होमवर्क दिया है इसलिए मैं आज नौका विहार नहीं शुरू कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने जो PDF भेजे हैं उसको कृपया आप अपनी कॉपीज में नोट कर लें। जिन बच्चों को कॉपी अगर मान लीजिए किसी भी कारण नहीं, अगर कॉपी आपको तब तक नहीं मिल पाती है जब तक मैं आपको ये वीडियो भेजती हूँ, तो इस जो PDFs मैं आज भेज रही हूँ उसको आप सेव भी कर लीजिएगा। ठीक है, उसको आज आप सेव भी कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़ाई करिएगा। इनकी जीवनी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करनी है आपको ये जीवनी। तो फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।